हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर कॉज। मेरा नाम शिवम डंगवाल है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ क्लास 10 फिजिक्स, दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। लेट अस बिगिन विद ह्यूमन आई फर्स्ट। ह्यूमन आई जो है, इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। हमें पता है कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जो आई है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट सेंसिटिव सेंस ऑर्गन, जिसकी मदद से हम अपने आसपास वंडरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं और जितने भी कलर्स हमारे सराउंडिंग में हैं उनको हम आसानी से देख सकते हैं। लाइकवाइज वी कैन आइडेंटिफाई द कलर्स सच एज रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वायलेट एक्सेट्रा। अगर हम अपनी आंखों को बंद कर दें तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कलर्स को। इमेजिन करो, आप अपनी आईज को क्लोज कर रहे हो, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द कलर्स कि कौन सा रेड हो सकता है, कौन सा ऑब्जेक्ट ब्लू हो सकता है, कौन सा ऑब्जेक्ट ग्रीन हो सकता है। ओके, सो इट इज इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द कलर्स व्हाइल क्लोजिंग द आई। जितने भी हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं, ह्यूमन आई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी मदद से हम ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं और कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं अपने आसपास। दैट इज वाई दिस चैप्टर इज नेम्ड एज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आई की मदद से हम अपने कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं, कलरफुल वर्ल्ड के नेचर को देख सकते हैं, नेचुरल एस्पेक्ट को देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कलर को और अपने सराउंडिंग के चीज़ों को आसानी से हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आई। तो आई होप आपको चैप्टर का रिजेम्बलेंस समझ में आया होगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। किस तरीके से ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर होता है। As you are seeing on the screen, this is a schematic view of the structure of a human eye. Human eye का ये schematic structure है, जहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा this is somewhat like a oval spherical shape like structure. Front part जो होता है that is cornea. आप देख सकते हो this is the cornea. Now हमारे पास यहाँ पर iris भी होता है, pupil होता है, okay? जो यहां पर ये मसल्स लगी हुई हैं, रेड कलर का मसल, दिस इज द सीलियरी मसल्स। ये सीलियरी मसल्स होता है। जो हमारे पास कॉर्निया है और यहां पर जो प्यूपिल है, प्यूपिल के आगे यहां पे आई लेंस है, तो कॉर्निया और आई लेंस के बीच का जो स्पेस है, इसमें एक्वस ह्यूमर रहता है, एक तरीके का लिक्विड होता है जिसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और आई लेंस और रेटिना के बीच का जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है, इसको हम विट्रस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। यहां पर रेटिना है जिस पर इमेज फॉर्मेशन होती है एंड दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। और यहां पर ऑप्टिक नर्व है जो कि आपके सीधा ब्रेन में जाती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। लेट मी रिप्रेजेंट हियर द ब्लाइंड स्पॉट। सो दिस पोर्शन इज द ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ब्लाइंड स्पॉट है और जो ये ऑप्टिक नर्व है ये आपका कहां जाएगा, टूवर्ड्स द ब्रेन, ये ब्रेन में जाएगा। अब जितने भी मैंने पार्ट्स यहाँ पर बताए हैं आपको, लाइकवाइज वी हैव लेंस जो कि क्रिस्टलाइन लेंस होता है, दिस इज द लेंस, दिस इज प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया जो है आउटर पार्ट है, आपको ये समझ में आता है। लाइट एंटर करती है आई में थ्रू द कॉर्निया। आप देख सकते हैं अगर लाइट यहाँ से आनी होगी तो सबसे पहले किसके पास जाएगी, कॉर्निया। जो ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज द कॉर्निया। तो कॉर्निया पे जाएगी। ये एक ट्रांसपेरेंट बल्ज जाएगी स्ट्रक्चर। बल्ज का मतलब है सूजा हुआ स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्जिंग स्ट्रक्चर्स है, ओके, आई बॉल का। और जितने भी यहाँ पे रिफ्रैक्शन होती है लाइट रेज की, जो आई की तरफ एंटर करते हैं, वो सबसे पहले आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया में ही हो जाती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ओके, नाउ स्क्लेरा। नेक्स्ट इज स्क्लेरा। ये आउटर कवरिंग है, प्रोटेक्टिंग टफ व्हाइट लेयर होती है जिसको हम स्क्लेरा के नाम से बोलते हैं। आउटर कोट होती है जो हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इज आई बॉल। आई बॉल जो है स्फेरिकल इन शेप है और इसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर अप्रोक्स। नेक्स्ट इज एक्वस ह्यूमर। अभी मैंने बताया एक्वस ह्यूमर जो है कॉर्निया, देखो इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर है, लेट मी चेंज द कलर, लेट अस
एग्जामाइन दिस कि अगर मैंने बोला दिस इज द कॉर्निया और यहां पर लेंस है, दिस इज लेंस, ये लेंस है। अगर मैं यहां पर बोलता हूं कॉर्निया और लेंस के बीच का जो लिक्विड है इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। दिस इज अ काइंड ऑफ अ फ्लूइड जिसको एक्वस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। इसका फंक्शन क्या है? लेट मी राइट द फंक्शन हेयर। इसका फंक्शन है टू मेंटेन इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, यानी कि आई के अंदर जो भी प्रेशर होता है उसको मेंटेन करना। और अगर मैं लेंस और रेटिना के बीच में बोलूं, ये यहां पर रेटिना है, ओके, लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड, अगर मैं यहां पर बोलूं कि कौन सा लिक्विड यहां पे फिल्ड रहता है, इस लिक्विड का नाम होता है विट्रस ह्यूमर। दिस इज अ काइंड ऑफ अ फ्लूइड जिसको हम विट्रस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है? इसका फंक्शन है टू प्रोवाइड द आई इट्स फॉर्म एंड शेप। जो आई है उसको उसकी फॉर्म और शेप प्रोवाइड करना इज द फंक्शन ऑफ विट्रस ह्यूमर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक्वस ह्यूमर कॉर्निया और आई लेंस के बीच में प्रेजेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट इज आइरिस, जो हम डार्क कलर का देखते हैं, मस्कुलर डायफ्राग्राम जो रहता है वो आइरिस रहता है। लाइकवाइज हम देखते हैं ना कि ब्लैक कलर की आइज है, ब्लू कलर की आइज है, ब्राउन कलर की आइज है। वो आइज नहीं, ब्राउन कलर का आइरिस पार्ट होता है जो कि कंट्रोल करता है साइज ऑफ प्यूपिल। और प्यूपिल क्या होता है आप यहां पर देख सकते हो। जो प्यूपिल है, ये प्यूपिल, इसके बाहर की जो लेयर लगी हुई है, इसके साइज को कंट्रोल करने का काम करता है ये आइरिस। ओके, नाउ प्यूपिल क्या करता है? दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। प्यूपिल रेगुलेट और कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट कितनी एंटर कर रही है हमारी आईज में। ठीक है, लेंस, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेंस। लेंस एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरीके का शेप का लेंस है, तो इट इज कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है, जो कॉन्वेक्स लेंस है इट इज रेफर टू एज व्हाट टाइप ऑफ लेंस? आप बताओ, डाइवर्जिंग होता है या कन्वर्जिंग होता है इन नेचर? दिस इज द टास्क फॉर यू। तो आप यहां पर देख सकते हो जो लेंस है, दिस इज द लेंस। जो ये लेंस है इट इज कॉन्वेक्स इन शेप। ओके, तो ये क्या काम करता है? ये फोकस करता है लाइट को टुवर्ड्स द रेटिना, क्योंकि इसका काम क्या होता है? जो ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस इज रेफर टू एज कन्वर्जिंग लेंस ऑल्सो। मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूं, इट इज रेफर टू एज अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, क्योंकि ये फोकस करता है टूवर्ड्स द रेटिना। ओके, सीलियरी मसल क्या होते हैं? सीलियरी मसल बेसिकली जो लेंस होता है उसके कर्वेचर को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। कि ये देखो, ये मसल्स हैं, ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो आपको यहाँ पे आई लेंस को छोटा कर देगा, मतलब जो प्यूपिल है इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकता है। तो सीलियरी मसल के पास पावर होती है, दस ये क्या करता है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस को चेंज करने की एबिलिटी रखता है। विट्रस ह्यूमर में ऑब्वियसली बता चुका हूं, विट्रस ह्यूमर इज द लिक्विड विच इज प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड द रेटिना। इसके बीच में प्रेजेंट होता है विट्रस ह्यूमर और इसका काम क्या है? आई को उसका शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। ओके, रेटिना क्या है? रेटिना एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। दिस इज द वेरी डेलिकेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये एक इस तरीके का मेम्ब्रेन होता है जिसमें हमारे पास लाइट सेंसिटिव सेल्स रहती हैं। जितने भी लाइट हमारी लेंसेज पर फॉल करती है उनको ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पे। मान लो हमने कुछ भी ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट रे ऐसी गई, इसने रेटिना में बनाया, तो रेटिना में जो ये फॉर्म होती है इमेज, दिस इज इन्वर्टेड इमेज, और जो ये इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। रेटिना में हमारे पास दो चीज प्रेजेंट रहती हैं, रॉड्स एंड कोन्स। मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, लेट मी ऐड अनदर पेज। हमारे पास यहाँ पर रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट रहता है, रॉड्स एंड कोन्स रेटिना के अंदर। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? रेटिना जो है, जो भी इमेज फॉर्म करी वो आपकी ब्रेन तक ले जाने का काम, ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगा? ऑप्टिक नर्व करेगा। जो भी आपकी इमेज यहाँ कहीं फॉर्म हुई होगी
वो ऑप्टिक नर्व से ही ब्रेन के उसमें जाएगा ताकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्रिएट कर सके एंड यू आर एबल टू सी द इमेज स्ट्रेट और इरेक्ट वट एवर द इमेज इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। ओके, अभी हम यहाँ पर फिलहाल बात कर रहे थे रॉड्स एंड कोन्स की। तो रेटिना, ध्यान से समझिएगा, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। जो हमारे पास रेटिना होता है, इसके पास लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और वो लाइट सेंसिटिव सेल्स कौन कौन से हैं? एक है रॉड्स, एक है कोन्स। जो रॉड शेप्ड सेल्स हैं, ये बेसिकली शेप है सेल्स के। तो रॉड शेप्ड सेल्स जो होगा ये रिस्पॉन्ड करते हैं टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि लाइट कितनी ब्राइट है उसको ये रिस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस एंड डार्कनेस देखने के लिए मिलेगा। नॉट रिस्पॉन्ड टू कलर्स, यहाँ पे कोई भी कलर्स का आपको रिस्पॉन्ड देखने के लिए नहीं मिलेगा रॉड सेल्स का। ये सिर्फ ब्राइट नेचर और डार्क नेचर को शो करता है ऑफ द लाइट विच इज रेफर्ड टू एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जबकि अगर हम कोन सेल्स के बारे में बात करते हैं, दिस इज सेंसिटिव टू कलर्स, सेंसिटिव टू प्राइमरी कलर्स। जो हमारे पास प्राइमरी कलर्स होते हैं, कौन कौन से प्राइमरी कलर्स होते हैं आपको ये पता होगा, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो कोन्स जो होते हैं वो कलर्स को सेंस करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, और रॉड शेप्ड सेल्स जो होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ क्या? जो कोन्स है, कोन्स वो आपके कलर्स को बताएंगे, और जो आपके रॉड शेप्ड सेल्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे इन व्यूइंग इन डिम लाइट। अगर लाइट कम है, रोशनी कम है, तो हम आसानी से इफेक्टिवली देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉड सेल्स, क्योंकि ये ब्राइटनेस और डार्कनेस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जस्टिफाई करते हैं। यहीं पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज आई साइट ऑफ बीज। जो आई साइट ऑफ बीज है, इनमें क्या होता है, रेटिनल कोन्स प्रेजेंट होता है, मतलब कोन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सेंसिटिव होती हैं, सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट लाइट, जिसको हम नहीं देख सकते अपनी आसानी से। ओके, अगर हम आई साइट ऑफ चिक्स के बारे में बात करते हैं, जो हेंस होते हैं, ठीक है, आपको पता है ये अर्ली इन द मॉर्निंग वेकअप कर लेते हैं, उठ जाते हैं देन ह्यूमंस डू। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इनके पास जो होता है कोन शेप्ड सेल्स होती हैं, तो इनके पास ज़्यादा सेंसिटिव है कि ये ब्राइट लाइट को देख सकते हैं। कोन शेप्ड सेल्स इनके पास मोर होती है, और रॉड शेप्ड सेल्स क्या होती हैं, फ्यू, मतलब कम होंगी। ओके, जिसके कारण क्या होता है, इनको कलर आसानी से सेंस कर लेते हैं। ओके, कोन शेप्ड सेल्स क्या है, कलर को आसानी से सेंस कर सकते हैं ना, दे आर सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट, दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, thus they wake up early in the morning than the humans do. आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ओके, नाउ वन ऑफ द मेजर कंसर्न विच आई एम गोइंग टू टॉक टू यू इज अबाउट द कॉन्सेप्ट रिलेटेड दैट व्हाई डू वी हैव टू आईज for vision and not just one. This is the one of the most interesting concept which I am attaching here. Let me just crop the segment. Okay, हमारे पास 2 आईज क्यों होती है विजन के लिए, एक क्यों नहीं होती है? एंड दिस सीम्स टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, ह्यूमन आई जो होता है उसके पास हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू होता है 150 डिग्री का।
अगर हम एक आंख से देखते हैं, और अगर हम 2 आईज से देख सकते हैं तो 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, हम इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं 180 डिग्री, अगर 2 आईज है। अगर एक आंख आप बंद कर दो तो आप सिर्फ 150 डिग्री ऑफ एंगल व्यू देखने के लिए मिलता है। जब हमारे पास 2 आईज हैं, इससे क्या होगा, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देख सकते हो भाई। 150 डिग्री का व्यू कम होगा एज कंपेरेटिवली टू 180 डिग्री, जिसके द्वारा हम आसानी से चीजों को देख सकते हैं। दैट इज वाई हमारे पास 2 आंखें हैं। 2 आंखों के बीच की दूरी कुछ सेंटीमीटर में होती है। अगर आपकी ये आंख है, ये आंख है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है फ्यू सेंटीमीटर में होती है। हमारा ब्रेन जो होता है, दोनों आंखें जो इमेज को देखेगी उसको कंबाइन करता है, एक इमेज में सेंस करता है, हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि वो चीज आपसे कितनी दूर है, कितना वाइड है, जिसके द्वारा आपको एक थर्ड डायमेंशन ऑफ डेप्थ मिल जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। 2 आंखों से वाइडर व्यू देखने के लिए मिल रहा है। इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी, इट प्रोवाइड्स द थर्ड डायमेंशन ऑफ डेप्थ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ प्यूपिल वर्क्स। जो हमने ऊपर डिस्कस किया था प्यूपिल के बारे में, कि प्यूपिल क्या करता है, कंट्रोल करता है, ओपन और क्लोज करता है, कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है द अमाउंट ऑफ लाइट। वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कहीं पर। लेट मी चेंज द कलर टू समवट लाइट कलर। प्यूपिल का काम क्या था, इट ओपन्स एंड क्लोजेस इन ऑर्डर टू रेगुलेट and control the amount of light. Control the amount of light. अब जो प्यूपिल है, let us represent by using this structure। ये देखो, जो प्यूपिल है वो किससे अटैच्ड है, आइरिस से अटैच्ड है। और आइरिस किससे अटैच्ड है, दिस इज अटैच्ड टुवर्ड्स द सीलियरी मसल्स। तो यहां पर प्यूपिल के साथ आइरिस और सीलियरी मसल्स का रोल भी है। आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितनी ज्यादा ब्राइट है, कितनी ज्यादा डिम है लाइट। अगर लाइट ब्राइट है, जाहिर सी बात है आपकी आंखों के सामने कोई रोशनी मारेगा तो आपकी आंखें क्या होंगी, बंद करने की कोशिश करोगे। तो बंद करने को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो चीज ऑटोमेटिकली सेंस होगा, स्टिमुलाई है ये। तो इरिस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्यूपिल को छोटा बनाएगा, श्रिंक करने की कोशिश करेगा ताकि कम लाइट आपके आंखों के अंदर जा सके। आई होप आपको ये विजुअलाइज हो रहा होगा। और अगर लाइट डिम है और आपको उस चीज पर फोकस करना है तो आप अपनी आंखों को बड़ी करने की कोशिश करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली स्टिमुलाई से क्या होता है, एक्सपेंड करने की कोशिश करता है इरिस। जब आपकी आंखों के सामने तेज लाइट जाती है तो आपकी आंखें क्या होती हैं, छोटी हो जाती हैं। आंखें छोटी होने का मतलब जो इरिस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उसने प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ताकि कम लाइट एंटर कर सके आपकी आंखों में। और जब लाइट डिम होती है और आपको डिम लाइट में भी किसी चीज पर फोकस करना है तो इरिस क्या करता है, एक्सपेंड करता है प्यूपिल को ताकि ज्यादा लाइट एंटर कर सके। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, जो भी चीजें मैंने यहां पे बताई। ठीक है, नाउ we are going to discuss about the very important concept, that is the power of accommodation। accommodation का मतलब होता क्या है, accommodation का मतलब होता है हमारी आई लेंस की एबिलिटी कि वो एडजस्ट कर सके अपनी फोकल लेंथ को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ जो भी हम देखना चाह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। मतलब वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जो आई लेंस है वो या तो बड़ा हो रहा होगा या तो छोटा हो रहा होगा किसी भी चीज को देखने के लिए, तो उसकी एबिलिटी ताकि वो एडजस्ट कर सके अपनी फोकल लेंथ को, उसे हम बोलते हैं अकोमोडेशन। अब बेसिकली होता क्या है, हमारे पास सीलियरी मसल्स है, सीलियरी मसल रिलैक्स है। अगर लेट मी जस्ट ऐड अनदर पेज, सीलियरी मसल यदि रिलैक्स्ड है तो आई लेंस थिन होगा और फोकल लेंथ लार्ज होगा। लेट मी जस्ट रिप्रेजेंट बाय यूजिंग, एक मैं स्ट्रक्चर प्लॉट करता हूं।
लेट अस कंसिडर दिस इज अ ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, ये हमारे पास क्या है, लेंस है, दिस इज द क्रिस्टलाइन लेंस, और इस साइड भी क्या है हमारे पास, क्रिस्टलाइन लेंस है। ओके, अगर हमारे पास लाइट ऐसी जा रही है तो ये क्या करेगा, इसको इस तरीके से फोकस करेगा, कन्वर्ट्स करेगा। तो ये आपका सीलियरी जो मसल्स हैं यहां पर रिलैक्स्ड स्टेट में रहते हैं, और जो यहां पर ये आई लेंस फॉर्म हुई है ये थिन फॉर्म होगी, फोकल लेंथ जो होगा वो लार्ज होगा। अगर आपके पास यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहां पर जो है इस तरीके से आपको फोकस कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से करेगा। तो होगा क्या, यहां पर जो आपकी सीलियरी मसल्स है, सीलियरी मसल्स वो यहां पर टेंस्ड रहेगी। ओके, जो आपका यहां पे आई लेंस बन रहा है इट विल बी थिक, और फोकल लेंथ यहां पे छोटी बनेगी। तो फोकल लेंथ और छोटी और बड़ी का जो खेल है उसको किसने एडजस्ट किया, आई लेंस ने। और आई लेंस को किसने हेल्प किया एडजस्ट करने में, सीलियरी मसल्स ने। तो दिस इज रेफर टू इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन, कि वो अपने आप को छोटा बड़ा कर सकता है। और इन दोनों का फायदा क्या है, अगर सीलियरी मसल रिलैक्स्ड स्टेट में तो आप दूर की चीज देख रहे हो, ये देखो दूर की चीजें आप देख सकते हो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। और पास की चीज देखनी होगी तो आपकी आई लेंस मोटी हो जाएगी, फोकल लेंथ कम चाहिए होता है। दूर की चीज देखनी होगी तो फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगा, सीलियरी मसल रिलैक्स रहेगी। और पास की चीज अगर आपको देखनी होगी तो आई लेंस जो होगा वो थिक हो जाएगा, फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी, सीलियरी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि टेंस्ड हो जाएगी। और यही एबिलिटी कि इसकी पावर, इसकी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, कम या ज्यादा कर रहा है, इस एबिलिटी को बोलते हैं अकोमोडेशन। दिस इज रेफर टू एज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ अगर हम यहां पर बात करते हैं यंग अडल्ट की, कोई एक यंग अडल्ट है, नॉर्मल विजन है उसका, उसमें कोई भी डिफेक्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो उसका पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है नियरली अबाउट 4 डायोप्टर। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर। नेक्स्ट इज अबाउट परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब होता है एक ऐसा टाइम जिसमें हम सेंस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों में कंटिन्यूअसली, उसे बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस अंडरस्टैंड कि आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, आपके हाथ में एक पेन है। तो जो आपके हाथ में पेन है अगर आप उसको देखोगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको पेन कंटिन्यूअसली बढ़िया ढंग से दिखेगा विदाउट एनी ब्लरीनेस। आपको पेन साफ क्लियर विजन देखने के लिए मिलेगा विदाउट एनी ब्लर नेचर। तो उसमें आई को टाइम लगता है एडजस्ट करने में, जो वो टाइम है उस टाइम को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। और नॉर्मली वो होता है 1/25 ऑफ अ सेकेंड। इसका मतलब क्या है, मिनिमम टाइम कितना है कि हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकें, उस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज को आइडेंटिफाई कर सके अपनी रेटिना में, वो है 1/25 ऑफ अ सेकेंड। आई होप आपको यहां पर ये चीज समझ में आई होगी परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है। आपके हाथ में पेन है, पेन अगर आप देखते हो तो पेन अगर आप देख रहे हो तो एक ऐसा टाइम कि आप उस ऑब्जेक्ट को अगर देख रहे हो तो कोई ब्लर नेचर ना दिखे उसका, आपको उसकी क्लियर इमेज देखने के लिए मिले, तो उसमें जितना टाइम लगता है देखने में एक नॉर्मल आई को, दैट इज 1/25 ऑफ अ सेकेंड, विच इज रेफर टू एज द टाइम ऑफ सेंसेशन या परसिस्टेंस ऑफ विजन। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। Now we are going to talk about the very interesting and the very important concept of this particular chapter, that is about the defects of human eye and correction. Okay? हम यहाँ पर बात करेंगे defects of vision and their correction. हम इसके correction के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब defects का मतलब क्या है? डिफेक्ट्स का मतलब, अगर हम यहां पे डिफेक्ट ऑफ विजन को लिखना चाहें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिफेक्ट ऑफ विजन, इसका मतलब है ऐसे डिफेक्ट्स ड्यू टू विच द पर्सन कैन नॉट
see the object comfortably and distinctively are called defect of vision। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कंफर्टेबली और सही ढंग से नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारी आंखों में कुछ डिफेक्ट है। और मेन जो डिफेक्ट्स होते हैं ऑफ विजन के, मेन डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? लेट मी राइट हेयर। ओके, हमारे पास होता है मायोपिया, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस। नेक्स्ट वी हैव हाइपर मेट्रोपिया, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। नेक्स्ट वी हैव प्रेस बायोपिया, वी हैव एस्टिग्मेटिज्म, वी हैव कलर ब्लाइंडनेस। मेजरली वी हैव 5 टाइप्स ऑफ मेन डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो हम डिस्कस करेंगे। वी हैव मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कलर ब्लाइंडनेस। एक कैटरैक्ट भी होता है। लेट मी ऐड अनदर कैटरैक्ट। ओके, अब हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मायोपिया की। मायोपिया को हमने क्या बोला? नियर साइटेडनेस यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस। इसका मतलब जो पर्सन है जिसको मायोपिया है वो नियर की चीजें या शॉर्ट जो उसके आंखों के सामने वाली चीजें उनको तो क्लियरली देख सकता है, बट जो दूर की चीज है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता आसानी से। पास की चीज वो देख सकता है, दूर की चीज को नहीं देख सकता। तो उन पर्सन का फार पॉइंट नियर होता है देन द इंफिनिटी। और इसका कारण क्या है? ऐसी बीमारी कैसे आती है? ऐसा डिफेक्ट कैसे आता है? मायोपिया होता कैसे? मायोपिया तब होता है अगर डिक्रीज इन फोकल लेंथ देखने के लिए मिले। कॉज क्या है इसका? ड्यू टू डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस का फोकल लेंथ डिक्रीज होता है। क्यों? तो 2 या 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। जो आई लेंस है उसका एक्सेसिव कर्वेचर हो रहा है और आई बॉल जो है वो इलोंगेट हो रही है, यानी कि बड़ी एक्सपेंड हो रही है, जिसके कारण हो क्या रहा है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और यदि फोकल लेंथ डिक्रीज होगा तो वो आसानी से चीजों को नहीं देख सकता। अब कैसे नहीं देख सकता, उस चीज के बारे में मैं यहां पे आपको बताता हूं किस तरीके से ये। आप यहां पर देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर जो मायोपिक आई को हमने बताया है। अगर आपके पास यहां पे लेंस लगा हुआ है जिसका फोकल लेंथ रिड्यूस्ड है, तो मतलब वो मायोपिक आई है। मायोपिक आई का मतलब रिड्यूस्ड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। यहां पे मैं लिख दूं रिड्यूस्ड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो होगा क्या? अगर आप यहां पर कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, दूर के ऑब्जेक्ट को, पास के ऑब्जेक्ट को तो देख सकता है, बट दूर के ऑब्जेक्ट को यदि वो देख रहा है तो उसको कन्वर्ट्स करना है, तो वो कन्वर्ट्स बहुत शॉर्ट तरीके से कर रहा है क्योंकि फोकल लेंथ छोटी है। जबकि उसको यहां पीछे करना चाहिए था जहां पे रेटिना फॉर्म्ड होता है। रेटिना में इमेज फॉर्म्ड होनी चाहिए थी, वो रेटिना से पहले ही यहां पे बन रही है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। मायोपिक आई में क्या होता है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उससे अगर लाइट आ रही है तो उसको ये आई लेंस जो रहता है जिसका फोकल लेंथ कम है वो इसको कन्वर्ट्स करता है, बट इस तरीके से कन्वर्ट्स करता है कि प्रॉपर इमेज फॉर्म नहीं हो पाती रेटिना में। तो ये है मायोपिक आई। अब इसका रेमेडी क्या है? इससे कैसे करेक्ट किया जा सकता है? इसको करेक्ट किया जा सकता है कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर यूज करके। कॉनकेव लेंस क्या होता है? इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर। आपको ये पता है, कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग इन नेचर। डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। हम क्या कर सकते हैं? स्पेक्टिकल्स पहन सकते हैं और स्पेक्टिकल में हम कॉनकेव लेंस को यूज कर सकते हैं। दिस इज द कॉनकेव लेंस। आपको ये पता है, वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर।
जो कि हमने लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा है, दिस इज द कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो होगा क्या, जो हमारे पास यहां पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट फॉल कर रही है, ओके, तो इसे क्या करेगा, ये डाइवर्ज कराने की कोशिश करेगा। किस तरीके से, ये देखो ऐसे पीछे रिट्रेसमेंट होती है और ये पीछे ऐसे एक्सपेंड करता है। आपको ये चीज पता है? अगर आप जो यहाँ पर रे डायग्राम देखोगे कॉनकेव लेंस का, तो यदि आप इसके ऐसे फॉल कराते हो तो ये ऐसे पीछे रिट्रेसमेंट देगा, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इस तरीके से रिट्रेसमेंट देगा जब हम सूटेबल पावर यूज करेंगे कि वो एग्जैक्ट इमेज जो है रेटिना में फॉल कर सके। पहले रेटिना में फॉल नहीं कर रही थी, अब रेटिना में फॉल कर रही है, क्योंकि आई के फोकल लेंथ को आप इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते खुद से, तो हम बाहर वाले मेथड को यूज कर सकते हैं। लाइकवाइज हमने यूज किया कॉनकेव लेंस यहाँ पर, जिसके कारण हम आसानी से देख सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी मायोपिया है क्या। नेक्स्ट वी हैव हाइपरमेट्रोपिया। इसमें फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस है। मायोपिया का अपोजिट समझ लीजिए। मायोपिया में आप पास की चीज देख पा रहे थे, दूर की चीज नहीं देख पा रहे थे। यहाँ पे आप दूर की चीज देख सकते हो, पास की चीज नहीं देख सकते। कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। और नियर पॉइंट फॉर द पर्सन जो रहता है नॉर्मल आई के लिए, वो रहता है 25 सेंटीमीटर। और इसका कारण क्या है, क्यों होता है ये, ठीक है। तो इसमें जो फोकल लेंथ है वो लॉन्ग हो जाती है। ऊपर वाले में क्या था, फोकल लेंथ शॉर्ट हो गई, इसमें फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है। आई बॉल जो होता है वो छोटा हो जाता है। ऊपर वाले में क्या था, आई बॉल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, और यहां पर आई बॉल का साइज वीक हो, मतलब कम हो जाता है। अब इसको देख सकते हो आप यहां पर, अगर हम यहां पर पास की चीज को देख सकते हैं, दूर की चीज हम आसानी से देख सकते थे, पास की चीज को अगर हम देखते हैं तो पास की चीज को अगर हम यहां से देख रहे हैं तो ये रेटिना के बाहर बना रहा है, तब भी हम इसको नहीं विजुअलाइज कर सकते, क्योंकि इसमें फोकल लेंथ कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है कि उसने आउट ऑफ रेंज कर लिया। अब हमको उसको विद इन द रेंज लाना है, तो अब हम यहां पे यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है इट इज कन्वर्जिंग इन नेचर, ठीक है, ये कन्वर्स करता है। तो हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। जब हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे रिट्रेसमेंट देगा, और यहाँ पर इमेज जो फॉर्म करेगी वो रेटिना पर ही फॉर्म करेगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। एंड दीज बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100% इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता ही मिलता है हर ईयर, कि मायोपिया क्या होता है या हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इसके कॉज क्या है, इसकी रेमेडी या करेक्शन क्या है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। ओके, नाउ वी हैव प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो पावर ऑफ जो अकोमोडेशन होता है वो यूजुअली डिक्रीज होता है। ऑब्वियस बात है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी आई जो लेंस है उसकी एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है कि वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सके अपना फोकस, जिसके कारण ये बीमारी होती है या ये डिफेक्ट होता है जिसको हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं। इस प्रेस बायोपिया में जो पर्सन है वो सफर करता है फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि उसको ना तो पास की चीज सही ढंग से दिखती है ना दूर की चीज सही ढंग से दिखती है। और कारण मैंने आपको बता दिया, उसका वीक सीलियरी मसल्स होता है, आई बॉल की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो हम यहां पर क्या यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस यूज कर सकते हैं विद प्रॉपर जो पावर रहती है। आप देख सकते हो कि लेट मी जस्ट प्लॉट, कि इस तरीके के आपने स्पेक्टिकल्स देखे होंगे जिसमें इस तरीके से नीचे कट रहता है। तो वन साइड इज, ये नीचे वाला लेट सपोज और ऊपर वाला लेट सपोज अलग अलग यूज के लिए रहता है। जैसे हो सकता है नीचे वाला आपकी पास की चीज के लिए हो, नीचे वाला आपकी पास की चीज को देखने के लिए हो। तो यानी कि यहां पर हो सकता है आपका कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया हो, ऊपर वाले में कॉनकेव लेंस यूज किया गया हो। तो इस तरीके के स्पेक्टिकल्स डिजाइन किए जाते हैं फॉर द प्रेस बायोपिक आई। ओके, नेक्स्ट वी हैव कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है, हमारी
जो लेंस होती है, क्रिस्टलाइन लेंस, वो मिल्की और क्लाउडी, धुंधली और दूधिया टाइप की हो जाती है, जिसमें हमको आसानी से चीज़ नहीं देखने के लिए मिलती। हमारा विज़न जो होता है वो पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न देखने के लिए मिलता है, उसको बोलते हैं कैटरेक्ट। जब हम हमारे जितनी भी सामने की चीज़ें वो धुंधली दिखाई दे तो हमें क्या है, कैटरेक्ट। ये यूजुअली ओल्ड एज में होता है और इसको हम कैटरेक्ट सर्जरी से रिस्टोर कर सकते हैं अपना विजन को। अब जो ये है कैटरेक्ट जो है, ये सिर्फ इसका ट्रीटमेंट अभी जो पॉसिबल है इट इज थ्रू सर्जरी, तो हम इसको सर्जरी से कर सकते हैं। एक मैंने अलग वो बताया था, लेट मी ऐड अनदर पेज। हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया है। वी हैव अनदर मेन डिफेक्ट जिसका नाम है एस्टिग्मेटिज्म। इस डिफेक्ट में क्या होता है, आई कैन नॉट फोकस ऑब्जेक्ट्स बोथ इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्लियरली। जो ह्यूमन आई है वो ऑब्जेक्ट को आसानी से नहीं फोकस कर सकता हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, यानी कि सीधे ढंग से नहीं देख सकता। इसका कारण क्या है, इम्परफेक्ट शेप ऑफ कॉर्निया और लेंस। कॉर्निया और लेंस यानी कि कॉर्निया और लेंस जो हैं वो टेढ़े हैं, वो सही ढंग से सही एंगल पे नहीं है हमारी आईज में लगे हुए। तो इसका जो रेमेडी है हम यहां पर यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस, या फिर हम यहां पे रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी करा सकते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस से क्या होगा, जो कॉर्निया और लेंस का इम्परफेक्ट शेप था उसको सही शेप में लाने में हेल्प करेगा। दिस इज एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट डिफेक्ट इज कलर ब्लाइंडनेस। ये ऐसा डिफेक्ट है जिसमें आप कलर को, सर्टेन कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर्स। कुछ कलर्स के बीच में पर्सन जो है कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, तो उसमें हम बोलते हैं कलर ब्लाइंड है पर्सन। क्यों होता है, इसका कॉज जो है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोन्स। कोन्स क्या थे, अभी मैंने आपको बताया है। कोन्स जो रहता है वो रिस्पॉन्ड करता है टू द कलर्स, बट यहाँ पे कलर्स जो सेल्स हैं वही एब्सेंट रहते हैं। ये जेनेटिक भी हो सकता है, बाय बर्थ भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी जो रेमेडी है कुछ नहीं है रेमेडी, क्योंकि ये डिफेक्ट जो है इज जेनेटिक इन नेचर, बाय बर्थ रहता है। सो अभी तक ये इट इज नॉट क्योरेबल, इसको हम क्योर नहीं कर सकते। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, जो चीजों को मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया है। लेट मी राइट हेयर द डिफेक्ट ऑफ आई, और इस साइड लेट मी राइट जो भी उसका ट्रीटमेंट है। हमने डिस्कस किया है मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट वी हैव हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमको यूज करना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस फॉर द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वी हैव प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में हमको बाईफोकल लेंस यूज करना पड़ेगा, जिसमें दोनों चीज हो, कॉन्वेक्स भी हो कॉनकेव भी हो। नेक्स्ट वी हैव एस्टिग्मेटिज्म, इसमें हमको सिलिंड्रिकल लेंस यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव कैटरेक्ट, कैटरेक्ट का सर्जरी होगी। कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस को आप क्योर नहीं कर सकते, इसका कोई भी अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, डिफेक्ट ऑफ द आई एंड ट्रीटमेंट। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इसका आप डायग्राम, इसका आप जो विजन है कि किसमें कन्वर्जेंस और किसमें डाइवर्जेंस देखने के लिए मिलता है, इसका रीजन और इसकी रेमेडी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई। ठीक है, अब यहां पर कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं।
a person can't see the object beyond 3 meter distinctly. State the nature and focal length of the lens required to correct this defects of vision. ये एक क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को एनालाइज करो. सबसे पहले एक पर्सन है, वो देख नहीं सकता बियॉन्ड 3 मीटर. 3 मीटर से ज्यादा वो नहीं देख सकता आसानी से. अब आप यहां पर ध्यान से समझो, जब वो 3 मीटर से आगे नहीं देख सकता, 3 मीटर से आगे नहीं देख सकता, तो यानी कि वो पास की चीज तो देख पा रहा है, यानी कि उसे क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि पास की चीज वो देख पा रहा है, तो उसे क्या है, मायोपिया, क्योंकि दूर की चीज नहीं देख पा रहा, तो उसे क्या है यहां पे मायोपिया. ये आपको पता लग रहा है. तो उसका नेचर ऑफ द लेंस कैसा होगा? तो मायोपिया का नेचर ऑफ लेंस क्या होता है? मायोपिया में आप कौन सा लेंस यूज करते हो? यू यूज द कॉनकेव लेंस. आप यहां पे कॉनकेव लेंस यूज करोगे ना, तो यहां पे आप बात कर लो कॉनकेव लेंस. और कॉनकेव लेंस का नेचर क्या होता है आपको पता है? इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर. अब यहां पर ध्यान से समझो, क्योंकि आपको पता है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं. इस केस में इन्फिनिटी होगा, और जब भी हम रेफरेंस के लिए लेते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, तो लेफ्ट साइड में हम लेते हैं, इसलिए माइनस इन्फिनिटी लेंगे. जो इमेज डिस्टेंस फॉर्म हो रही होगी डेट इज v, वो कितना होगा? -3 मीटर. यानी कि अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो -300 सेंटीमीटर होगा. अब हमको फोकल लेंथ बतानी है f, तो आपको यहां पर लेंस फॉर्मूला यूज करना है. लेंस फॉर्मूला क्या था? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. तो 1/f इज इक्वल टू 1/-300 माइनस 1/-इन्फिनिटी. तो 1/f इज इक्वल टू 1/-300. ध्यान से देखो, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1/इन्फिनिटी. और 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है. तो -1/300 प्लस 0, तो 1/f इज इक्वल टू -1/300, और f की वैल्यू आ गई -300 सेंटीमीटर. अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें -3 मीटर. तो फोकल लेंथ नेगेटिव आई है. फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है? डाइवर्जिंग लेंस की, या फिर हम कॉनकेव लेंस बोल सकते हैं. तो इस तरीके से हम नेचर ऑफ फोकल लेंथ निकाल सकते हैं. आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमने अप्रोच किया. नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. द आई ऑफ अ मैन कांट सी द ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 0.5 मीटर. गिव द focal length and power of corrective lens he should use. यहाँ पे आपको ब्रैकेट में गिवन कंडीशन है, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन इज 25 सेंटीमीटर. ना भी गिवन हो तो मैंने ऊपर आपको डिस्कस किया था, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन जो रहता है वो 25 सेंटीमीटर रहता है. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. उसने बोला कि आई ऑफ अ मैन, ऑब्जेक्ट जो क्लोजर 0.5 मीटर है उससे जो पास वाली चीजों को नहीं देख सकता. यानी कि अब उसे क्या है, उसे यहाँ पे है फार साइटेडनेस, मतलब दूर की चीज वो देख पा रहा है. फार साइटेडनेस का मतलब क्या है? पास की चीजों को नहीं देख पा रहा, तो उसको हाइपरमेट्रोपिया है. दिस इज द डिफेक्ट. अब हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? आपको पता है, वी यूज द कॉन्वेक्स लेंस, जो कि कैसा होता है? कन्वर्जिंग इन नेचर होता है.
यहाँ पर आपको इमेज डिस्टेंस गिवन है, जो भी क्वेश्चन में गिवन रहता है यू विल ट्रीट इट एज अ इमेज डिस्टेंस 0.5 मीटर। तो मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ 50 सेंटीमीटर माइनस का, क्योंकि एज पर द साइन कन्वेंशन हम लेफ्ट साइड में ही लेंगे। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो रहता है वो नियर डिस्टेंस ऑफ विजन है, डेट इज 25 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पे फोकल लेंथ बतानी है, तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो इट विल बिकम 1/-50 माइनस 1/-25। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस होगा, तो 1/-50 प्लस 1/25। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे नीचे, इट विल बिकम 50 माइनस 1 प्लस 2, दिस विल बिकम 1/50। तो एफ की वैल्यू 50 सेंटीमीटर आ गई प्लस में। तो जब प्लस में आ गई इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ है। साथ में हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फोकल लेंथ निकालने के साथ साथ पावर भी बताओ। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f अगर मीटर्स में है, और 100/f अगर सेंटीमीटर में। तो अभी हमने सेंटीमीटर में निकाला है तो हम ये वाला यूज कर लेंगे 100/50, डेट इज 2 डायोप्टर इज द। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब सबसे पहले हम प्रिज्म को डिस्कस कर लेते हैं, प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। लेट मी रिप्रेजेंट हेयर प्रिज्म होता क्या है। लेट मी ऐड अनदर पेज। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ प्रिज्म की। प्रिज्म क्या है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है विच इज बाउंड बाई 2 प्लेन सरफेसेस। इसमें 2 प्लेन सरफेसेस रहते हैं जो कि इंक्लाइंड रहते हैं टू ईच अदर एट सर्टेन एंगल, इंक्लाइंड टू ईच अदर एट सर्टेन एंगल। आप यहां पर देख पा रहे हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रिज्म। यहां पर आपके पास 2 प्लेन सरफेसेस देखने के लिए मिलते हैं जो सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड रहते हैं। अगर आप 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रिज्म देखोगे तो इसमें 2 ट्राइंगुलर बेसेस देखने के लिए मिलेंगे, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल सा एक प्रिज्म को प्लॉट करता हूं, तो हम जब 1D में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक ट्राइंगुलर लाइक स्ट्रक्चर को प्लॉट करते हैं, 1D 2D जो भी आप कह लीजिए। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को एक ट्राइंगुलर टाइप स्ट्रक्चर प्लॉट करते हैं, और जो एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेसेस है इस एंगल को ए बोलते हैं, क्योंकि लेटरल सरफेसेस क्या है, ये एंगल बिटवीन 2 lateral surfaces is called angle of prism, जिसको हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, जो प्रिज्म है ये एंगल A है। लेट मी चेंज द कलर टू येलो। ये आपके पास एंगल A है। ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से लाइट इंसिडेंट कराता हूं, दिस इज द इंसिडेंट लाइट, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये ग्लास का है, ये वाला पोर्शन ग्लास का है, तो ये यहां पर रिफ्रैक्ट करेगा। तो जब यहां पे कोई चीज रिफ्रैक्ट करती है, जानी तो उसे ऐसे सीधे चाहिए थी, ऐसे सीधे चाहिए थी, बट उसने क्या करा, यहां पे रिफ्रैक्ट मारा। फिर यहां पर क्या है, इंटरेक्शन हुआ, फिर ग्लास है, अब यहां पे फिर दोबारा से रिफ्रैक्ट करेगा, तो वो रिफ्रैक्ट करा ऐसे। तो जो यहां पर ध्यान से समझना आप, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, यहां पे रिफ्रैक्ट हुआ है, जब दोबारा रिफ्रैक्ट हुआ है तो ये बाहर निकला है, इसको हम एमर्जेंट रे बोलते हैं। और अगर हम इसे पीछे प्लॉट करें, ये पीछे एज ए स्ट्रेट प्लॉट करें, तो यहां पे कुछ एंगल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं यहां पर नॉर्मल प्लॉट करूं, इसका भी नॉर्मल प्लॉट करूं, सो दिस इज एंगल आई,
जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ओके, आई बात समझ में? दिस इज एंगल आर, जिसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसे ही यहां पर जो बनेगा, दिस इज एमर्जेंट रे, एंगल ऑफ एमर्जेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ एमर्जेंस बोलते हैं। और जो यहां पर इंटरेक्शन में जो ये बन रहा है ना, ऐसे एक्स जैसा स्ट्रक्चर यहां पर जो फॉर्म करेगा, इसको हम बोलते हैं डी, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन, ये वाला जो पोर्शन है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आप यहां पर भी देख सकते हो, ये डायग्राम बनाया गया है। ये इंसिडेंट बीम है, ये रिफ्रैक्टेड बीम है, ये एमर्जेंट बीम है। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी एंगल आर है, ये एंगल ऑफ एमर्जेंस है, और ये एंगल ऑफ डेविएशन देखने के लिए मिल रहा है। दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। एक 60 डिग्री रहता है यूजुअली फॉर द केस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्लियर? ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। अब यहां पर इसको समझाने से पहले मैं आपको चलो बता देता हूं डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है। एक व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है इनटू कंपोनेंट्स ऑफ कलर। अगर आप एक प्रिज्म में, ग्लास प्रिज्म है, उसमें व्हाइट लाइट ऐसे इंसिडेंट कराओगे तो वो रिफ्रैक्ट करके एमर्जेंट जो बहुत सारे कलर्स हमको देगा, दैट इज विबग्योर, जो कि रेनबो का कलर स्ट्रक्चर भी अभी हम देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एज वेल। वो क्या है? विबग्योर है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो ये स्प्लिट हुआ है इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। और इसमें आपको कौन कौन से कलर देखने के लिए मिलते हैं? वही कलर विबग्योर के नाम से जो आप जानते हो। और जिस बैंड ऑफ स्ट्रक्चर, यहां पे आपको पूरा बैंड दिख रहा है, स्ट्रक्चर का पूरा बैंड दिख रहा है, इस बैंड ऑफ स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। डिस्पर्जन का मतलब है स्प्लिट करना, यानी कि एक प्रोसेस है, और जो बैंड आपको मिलता है वो है स्पेक्ट्रम। अब यहां पर आप ध्यान से समझो, जो ये डिस्पर्जन हुई है वो क्यों हुई है, इसका कॉज समझो आप। कॉज ऑफ डिस्पर्जन हुआ क्यों? व्हाइट लाइट ब्रेक, कंपोनेंट ऑफ लाइट्स में क्यों ब्रेक हुई? क्योंकि लाइट जो रहती है, लाइट रेज जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं, वो ट्रेवल करती हैं विद सेम स्पीड। वैक्यूम में वो सेम स्पीड में ट्रेवल करेगी और एयर में भी। बट जब वो किसी अदर मीडियम में चले जाए, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड हो गया या वाटर हो गया, तो वो अपनी जो स्पीड है, दे ट्रेवल इन विद डिफरेंट स्पीड, वो डिफरेंट स्पीड से चलना स्टार्ट करेगी और अपने आप को बेंड करेगी थ्रू डिफरेंट एंगल्स, विच लीड टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। जब वैक्यूम या एयर में है तो उसकी स्पीड सेम रहती है, जब वो मीडियम चेंज हो जाते हैं तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, जिसके द्वारा बेंडिंग ऑफ लाइट देखने के लिए मिलती है। और सबसे पहले जो ये किया था, ये ग्लास प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सर आइजैक न्यूटन ने किया था। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है रेलैग स्कैटरिंग वाला। लेट मी चेंज द कलर टू द येलो। रेलैग स्कैटरिंग, रेलैग वाज द साइंटिस्ट। इन्होंने क्या बोला? स्कैटरिंग जो होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ की पावर 4। यानी कि स्कैटरिंग जो एंगल होगा, यानी कि थीटा बोल लो, वो लैम्डा की पावर 4 होगा। लैम्डा इज द वेवलेंथ। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? लैम्डा। और जो यहां पे स्कैटरिंग एंगल है, दिस इज द थीटा। इसका मतलब हुआ क्या? अगर आपके पास एंगल ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा, और यदि आपके पास एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा।
अब आप यहां पर ध्यान से देखो, आपको यहां पर ये चीज पता होनी चाहिए। लेट मी ऐड अनदर पेज सो डैट आपको यहां पे ये चीजें समझ में आ सके। हमारे पास यहाँ पे बैंड बनते हैं VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब हम राइट साइड की तरफ जाते हैं तो ये वेवलेंथ इंक्रीज होती है। वेवलेंथ इंक्रीज का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। अभी हम फिलहाल वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे क्योंकि अभी हमने रेलैग स्कैटरिंग में सिर्फ वेवलेंथ को बोला। तो यहां पर क्या हो रहा है, वेवलेंथ जो होगी वो इंक्रीज करेगी। तो अगर मेरे पास यहां पर रेड कलर है तो रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी, रेड कलर की। और यदि मैं बात करूं यहां पे वायलेट कलर की, ये वायलेट कलर है हमारे पास, तो वायलेट कलर की क्या होगी, सबसे ज्यादा मिनिमम वेवलेंथ होगी। ठीक है, क्लियर है। अभी मैंने बात करी थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4, यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका थीटा कम होगा, यानी कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग कम होगा। तो यानी कि रेड कलर का के लिए जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग होगा वो सबसे ज्यादा कम होगा। आप देख सकते हैं यहां पर रेड कलर ने कम एंगल बनाया है। अगर आप यहां पर इस तरीके का स्ट्रक्चर देखो, अगर ऐसा है ये है, तो रेड कलर ने, अगर मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन प्लॉट कर रहा हूं, दिस इज द सीधी लाइन, तो रेड कलर वाले ने सबसे कम डेविएशन या सबसे कम स्कैटरिंग शो किया है। आप देख सकते हो कम एंगल में बनाया है, ये देखो ना, आपने यहां पर देखो कम एंगल बनाया है। और यदि मैं बात करता हूं यहां पर जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका थीटा ज्यादा होगा। तो वेवलेंथ कम किसकी है, वायलेट की, तो वायलेट के लिए एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो होगा वो ज्यादा। आप देख सकते हो वायलेट कितने नीचे तक फैला हुआ है, ये है। तो इस सबसे ज्यादा एंगल किसने बनाया, वायलेट। तो हमेशा वायलेट नीचे से शुरू होता है, वो विबग्योर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपको इस सीरीज में याद रखना पड़ेगा VIBGYOR। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, जो चीज मैं आपको यहां पर शो करने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से यहां पर ये चीजें हैं। लेट मी जस्ट ऐड अनदर क्वेश्चन जिससे आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से क्वेश्चन इस पैटर्न का पूछा जा सकता है इन योर एग्जामिनेशन। ओके, देखो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, ए बीम ऑफ वाइट लाइट फॉल कर रही है ग्लास प्रिज्म में, वो स्प्लिट करती है 7 कलर, 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है। तो कलर पोजीशन 3 और 5 जो है सिमिलर टू द कलर ऑफ स्काई एंड कलर ऑफ गोल्ड मेटल है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इज द अबव स्टेटमेंट मेड बाय द स्टूडेंट करेक्ट और इनकरेक्ट। क्या जो 3 वाला कलर है, पहले तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए, नीचे से शुरुआत करनी है, तो 7 वाला विबग्योर होगा, VIBGYOR। उसने बोला 3 वाला कलर जो है कलर ऑफ स्काई है, तो 3 वाला तो येलो है, तो भैया इनकरेक्ट है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे इनकरेक्ट है। विच ऑफ द अबव पोजिशंस कॉरिस्पॉन्ड करेक्ट कलर टू द ब्रिंजल। ब्रिंजल का कलर कैसा होता है, वायलेट होता है, तो वायलेट आपका 7 कलर है। डेंजर सिग्नल रेड कलर का होता है, क्लियर बात, तो 1। नील जो आप कपड़ों को धोने में यूज करते हो, दैट इज ऑफ इंडिगो कलर, इंडिगो को ही नील बोलते हैं, ब्लू मत लिख देना, इंडिगो होता है। ऑरेंज कलर कौन सा है भैया, सेकंड वाला कलर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेट मी ऐड अनदर क्वेश्चन हियर, जिस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इनफॉर्मल, क्योंकि मैं यहाँ पर इनफॉर्मल वे में आपको हर एक चीज टू द पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। दिस इज नॉट एज पर कि मैं स्लाइड्स रेडी करूं और आपको यहाँ पर जो है वही पढ़ाता जाऊं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो जरा। व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट पास करते हैं टू अ ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म, ये ग्लास प्रिज्म बना हुआ है, उल्टा सीधा कैसे बने अभी कोई मतलब नहीं उससे। वाइट लाइट फॉल करी
तो वो एक्स और वाई में बना। एक्स क्या है, वाई क्या है, कलर बताना है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया अभी कि अगर आपके पास यहाँ पर ऐसा है, ये बना, आपके पास दो कलर निकलते हैं, एक ऐसे एक ऊपर के लिए, तो विबग्योर VIBGYOR, तो उसने आपको सबसे ऊपर सबसे नीचे वाला दे रखा है, तो रेड है वायलेट है। जब आपने ये उल्टा कर दिया तब भी चीजें सेम ही रहेगी। एक्स वाला कंपोनेंट क्या होगा, वायलेट होगा, वाई वाला कंपोनेंट रेड होगा। भैया इसको उल्टा कर दो, जो ये हमारे पास ये बना है ना, इसको आप क्या कर दो, रोटेट मार दो। जब आप इसको रोटेट मारोगे, लेट मी डुप्लीकेट दिस, ठीक है, रोटेट हो नहीं रहा अभी। आप ये समझो कि जो हमारे पास ये कंपोनेंट है, अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, ये वाला जो कंपोनेंट है अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो होगा क्या, आर वाला जो कंपोनेंट है वो नीचे आ जाएगा और वायलेट वाला कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा। तो वही तो है, आर वाला कंपोनेंट नीचे आ गया, वायलेट वाला कंपोनेंट ऊपर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वी हैव डिस्पर्जन ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्ज लाइट। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, अगर हमने एक सुल्टा प्रिज्म लिया और एक हमने इन्वर्टेड प्रिज्म लिया तो होगा क्या, सुल्टा प्रिज्म से क्या होगा, व्हाइट लाइट ऐसे फॉल करी, वायलेट रेड, रेड वायलेट ऐसे फॉल करी, फिर ये क्या करेगा, दोबारा से रिकॉम्बिनेशन हुआ। रिकॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हुआ, अगेन हमको व्हाइट लाइट देगा। यानी कि दो प्रिज्म को अगर आप इन्वर्टेड मिला दो तो आपको व्हाइट लाइट से व्हाइट लाइट में ही मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रेनबो का स्ट्रक्चर। रेनबो क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है स्काई में जब यूजुअली रेन शावर होता है। इसका कारण क्या है, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। रेनबो जो फॉर्म होता है हमेशा उस डायरेक्शन में फॉर्म होता है अपोजिट टू द सन। होता क्या है, सन की लाइट वाटर ड्रॉप में या रेन ड्रॉप में पड़ती है, तो यहां पर क्या होता है, वही चीज होगा जैसे प्रिज्म ने काम किया। तो रेन ड्रॉप एक्ट एज अ प्रिज्म, रेन ड्रॉप एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म। मैं कहीं पे लिख लेता हूं, लेट मी चेंज द कलर टू द रेन ड्रॉप जो होगा, रेन ड्रॉप एक्ट्स एज अ स्मॉल प्रिज्म। और प्रिज्म का काम क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो यहां पर भी आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए आपको विबग्योर कलर देखने के लिए मिलता है। आई होप आपको यहाँ पे रेनबो का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी हैव एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में शिफ्ट करते हैं लाइट को। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब जो अर्थ एटमॉस्फेयर में होता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स ऑफ एयर होती है जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटीज अलग अलग होती है। तो कुछ फेनोमेनन्स हैं, जैसे हम डिस्कस करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार ट्विंकल करते हैं। तो क्यों करते हैं, इसका कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है हमारे पास। एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो इनके टेम्परेचर और डेंसिटी अलग अलग है। तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है जिसके द्वारा जब भी हम डिस्टेंट स्टार को देखते हैं जो बहुत दूर है, वो एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है। जब स्टार लाइट अर्थ सरफेस में एंटर करती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो वहां से रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रहा है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। इस एपरेंट पोजीशन से क्या होता है, हमको स्टार जो दिखता है वो हायर दिखता है देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक पर्सन है, ये अर्थ की लेयर्स हैं, ऊपर यहाँ पे स्टार है मान लो। तो स्टार से अगर रोशनी आ रही है तो अर्थ के सारे लेयर से वो धीरे धीरे बेंड हो रहे हैं। आप देख सकते हो हर एक लेयर पर वो बेंड हो रहा है। ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, सब में वो बेंड हो रहा है, आप देख सकते हो। तो जिसके कारण हो क्या रहा है, हमको जो स्टार जो रहता है, एक होती है उसकी एपरेंट पोजीशन। एपरेंट पोजीशन का मतलब होता है फेक पोजीशन, यानी कि जो हमको फेक मतलब है वो पोजीशन नहीं, बट वो एज अ फेक दिख रही है हमें, और एक्चुअल पोजीशन उसकी कुछ और है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये इसकी एपरेंट पोजीशन है और ये स्टार की जो है रियल पोजीशन है।
इसके कारण क्या रहता है, हमको स्टार जो रहता है कंटिन्यूसली स्टार लाइट जो हमारी आंखों में पड़ती है वो इंक्रीज और डिक्रीज करती रहती है, जिसके कारण हमको ट्विंकलिंग नेचर देखने के लिए मिलता है। और स्टार जो होता है वो हायर लगता है जितने वो है। ठीक इसी तरीके का कॉन्सेप्ट जो है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का है, कि जो सनराइज होगा वो हमको जल्दी दिखता है, सनसेट हमको देर में दिखता है। सेम वही अर्थ है, सन है, ये सन की एपरेंट पोजीशन यानी कि फेक पोजीशन है, और एक्चुअल में सन अभी यहाँ पे हॉरिजन से नीचे, हॉरिजन वो लेवल होता है जिसमें सन जो है वो स्काई को मीट करता है। ओके, तो अभी वो नीचे है, तो जब यहाँ पर इस तरीके का रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिलता है तो हमको उसकी एपरेंट पोजीशन जो रहती है वो दिखती है सबसे पहले। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो सनराइज होता है वो 2 मिनट जल्दी हमको दिखता है और सनसेट के 2 मिनट बाद भी हमें दिखता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, जिसमें बीम ऑफ लाइट डिस्ट्रीब्यूट होती है या डायरेक्ट होती है डिफरेंट डायरेक्शंस में। लाइट को फैलाना इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और मैंने आपको ये बताया जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। और इसके कुछ फेनोमेनन है बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो कौन कौन से हैं। टिंडल इफेक्ट, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, अगर आपके पास फाइन लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, इसी को तो हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। लेट मी राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ द टिंडल इफेक्ट। Scattering of light when it passes through a colloidal solution, उसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सूरज की जो रोशनी पड़ती है वो क्यों पड़ रही है, टिंडल इफेक्ट। एंड टिंडल इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कलर ऑफ स्काई हमको ब्लू देखने के लिए मिलता है। व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू? The reason is scattering of light. Basically, color of the sky blue is a very detailed concept. इसको हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी समझ सकते हैं, बट अभी के लिए फिलहाल हम समझ सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। कहने का मतलब क्या है, डे टाइम में क्या होता है, स्काई ब्लू लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज साइज ऑफ पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में है वो बहुत ज्यादा छोटे हैं देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ध्यान से देखो, इस चीज को मैं समझाता हूं आपको। यहां पर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, जो सनलाइट है वो स्कैटर करता है सबसे ज्यादा ब्लू कलर को देन द रेड कलर। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। हमारे पास यूजुअली जो कलर देखने के लिए मिलता है रेड ब्लू, यही है। अब आप रेड ब्लू में देखो, और कलर भी हैं, मतलब जो हम इंटेंसिटी वाइज देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंटेंस कलर कौन सा होता है, रेड होता है, ब्लू होता है, इस तरीके के कलर्स होते हैं। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, अगर आपको स्कैटरिंग करानी है, पूरे स्काई में स्कैटरिंग करानी है, तो विबग्योर जैसा स्ट्रक्चर था, इसका वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ इज लेस। और ये विबग्योर आर, इसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, वेवलेंथ इज मोर। जिसका वेवलेंथ मोर होगा उसका स्कैटरिंग एंगल कम होगा, इसके स्कैटरिंग एंगल ज्यादा होगा। तो ब्लू कलर के स्कैटरिंग एंगल ज्यादा है क्योंकि वो ब्लू कलर को स्कैटर कर सकता है आसानी से। इसीलिए क्या होता है कि ब्लू कलर की स्काई हमको देखने के लिए मिलता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इस तरीके से हम यहां पर बात कर सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। अब देखो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दिया है किस तरीके से ये है। लेट मी जस्ट ऐड अनदर पेज ताकि आपको यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब चीज़ समझ में आ सके। लेट मी ऐड अनदर पेज, इंसर्ट पेज। ओके, ये डायग्राम्स आपको बनाने हैं बिकॉज दीज डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं यूजुअली। आप देख सकते हो
ठीक है। ड्रॉ अ रे डायग्राम ईच शोइंग मायोपिक आई एंड हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है। यहाँ पर करेक्शन ऑफ मायोपिया, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। स्पेक्ट्रम आइडेंटिफाई करने के लिए अभी मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है। लेट मी टेक द फोटो ऑफ दिस 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन जो है इसका आप देखो, इस डायग्राम में आपको x और y की वैल्यू बतानी है। अभी मैंने ऊपर आपको डिस्कस किया है किस तरीके से हम x और y की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। दिस इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आपको इसके नोट्स बनाने हैं। थैंक यू।